हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। टेस्ट नंबर 4 कंटिन्यू करना है दृष्टि का। ये दृष्टि टेस्ट सीरीज कर रहे हैं हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए। 65 क्वेश्चंस इसके हो चुके थे, है ना। करेंगे 66 से। और आप लोग सीसेट के लिए पूछ रहे थे, तो सीसेट के लिए बता दें, इस टेस्ट सीरीज में दृष्टि वालों ने जो भी सीसेट के टेस्ट दिए होंगे तो उसको किया जाएगा। अभी तक दृष्टि के 7 टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी 7 में सीसेट तो नहीं आया है। बाकी जो ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस प्री के लिए, उसमें जो सीसेट के टेस्ट होंगे उनको अलग से कर लेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं फिर 66 से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जैव ईंधन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 10 अगस्त को, ठीक है। और ये बायोफ्यूल जो लिखा है, बायोफ्यूल तो समझ रहे हैं, बायो यानी लाइफ और फ्यूल मतलब फ्यूल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे एनर्जी मिलती है, एनर्जी प्राप्त हो जाती है। और इस एनर्जी को कई तरीके से बनाया जा रहा है। प्लांट से एनर्जी प्राप्त होती है, वुड से एनर्जी बनाई जा रही है, गार्बेज से भी एनर्जी बनाई जा रही है ना। क्रॉप से, फसलों से भी यहाँ पे एनर्जी बनाई जा रही है, यानी बायोफ्यूल बनाया जा रहा है। ख़ासतौर से क्रॉप्स में हम लोग मक्का पढ़ते हैं, मक्का से बायोफ्यूल बन जाता है। हम लोग बहुत सारे प्लांट्स भी पढ़ते हैं, जैसे जेट्रोफा पढ़ते हैं, ये सब बायोफ्यूल है, एल्कोहल फ्यूल होता है। तो जो ट्रेडिशनल फ्यूल हैं उनसे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं बायोफ्यूल की तरफ, ताकि ताकि इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, नुकसान कम हो। तो बायोफ्यूल की तरफ शिफ्ट होना ये नीड भी है ना, ये ज़रूरत है, ठीक है। 67 देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के इको टूरिज़्म डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में बताइए। अब यहाँ पे डेवलपमेंट बोर्ड लिखा है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं एक ऐसा बोर्ड होगा जो टूरिज़्म को प्रमोट करता होगा, और ऐसा टूरिज़्म जो इन्वायरमेंट को सपोर्ट करता होगा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है जो इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर रहा है। ये बेसिक सी बात हो गई इको टूरिज़्म के बारे में। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस इंफ्रा को बना कौन रहा है? गवर्नमेंट बना रही है या फिर साथ में प्राइवेट प्लेयर भी हैं? पहली बात में यही पूछा है, इको टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर को पीपीपी मॉडल पर बनाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सार्वजनिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, और निजी का मतलब होता है प्राइवेट प्लेयर। यहाँ पे जो बेसिक सेंस होता है निजी का और सार्वजनिक का, ये समझते हैं ना। एक ऐसी संस्था, एक ऐसी बॉडी जो अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं करे, पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम करे, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करे। और यहाँ पे ये जो निजी लिखा है, प्राइवेट लिखा है, प्राइवेट का सेंस होता है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम तो करे, लेकिन साथ में अपने बेनिफिट के लिए भी काम करे, अपने लाभ के लिए भी काम करे। तो जहाँ पे व्यक्तिगत लाभ शब्द जुड़ जाता है वहाँ पे निजी शब्द आ जाता है। तो ठीक है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है ये पीपीपी मॉडल पर बनाया जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और दूसरी बात लिखी है, पर्यावरण मंत्री, इन्वायरमेंट के जो मिनिस्टर हैं इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की बात है, एक स्टेट की बात हो रही, तो स्टेट में सबसे बड़का तो सीएम बैठे हैं ना, चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर इस बोर्ड को चेयर करेंगे, ना कि पर्यावरण मंत्री। ये एक मेंबर हो सकते हैं, ये मेंबर होते हैं बोर्ड के, अध्यक्ष नहीं होते हैं, सीएम होते हैं अध्यक्ष। दूसरी बात यहाँ पे गलत है, ठीक है, केवल एक हो जाएगा। चलिए 68 देखिए, यहाँ पे 2 आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, जिनके बारे में पूछा गया है। एक द्वीप का नाम है बीती लेबू, और दूसरे यहाँ पे आइलैंड का नाम है बनुआ लेबू। इसको मैप पे देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इमेज लगा दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लिया करो जहाँ जहाँ पे भी इमेज आती है। ये जो इन्होंने आइलैंड पूछे हैं ये पार्ट है फिजी आइलैंड के, ठीक है। फिजी ग्रुप ऑफ आइलैंड आप लोगों ने देखा होगा, ये साउथ पैसिफिक ओशियन में है, साउथ पैसिफिक ओशियन में। क्योंकि फिजी एक क्या है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। तो इसी में एक जो आइलैंड है वो बीती लेबू है, और दूसरा आइलैंड जो है वो बनुआ लेबू है। इसके बारे में क्वेश्चन क्यों पूछा गया? प्रश्न पूछने का कारण एक तो ये हो सकता है कि फिजी ग्रुप ऑफ आइलैंड जो हैं उनमें से, यानी फिजी द्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है बीती लेबू, ठीक है, बीती लेबू। और दूसरा सबसे बड़ा जो आइलैंड है इस ग्रुप का, फिजी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का, वो वनुआ लेबू है। अगर मैं यहाँ पे वनुआ लेबू का दूसरा नाम लिखूँ तो आपको याद आएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस के द्वारा, सैंडलवुड द्वीप। इसी द्वीप को बोला जाता है सैंडलवुड द्वीप। और जब आप लोग इमेज देख रहे होंगे तो उस
इमेज में आपको एक सागर भी दिखेगा, कोरोसी, तो इसकी भी लोकेशन याद रखना। इस सागर वगैरह मैचिंग में पूछा जाता है ज्योग्राफी से, तो ध्यान रखें कि ये जो कोरो सागर है इसी फिजी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के अंतर्गत ही आता है। यानी एक मोटी मोटी लोकेशन याद रखें कि ये साउथ पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशियन में, जैसे कारा सागर हुआ, काला सागर हुआ, वाइट सी हुआ, कोरो सागर हुआ, तो ये सब मैचिंग में अगर आएगा तो काम आ जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 69 देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कॉन्टिनेंट के बारे में पूछ रहे हैं, महान द्वीपों के संबंध में बताइए। पहली बात पढ़िए, यूरोप में सबसे अधिक देश हैं। कितने देश हैं? 54 पढ़ते हैं ना हम लोग। 54 देश कहाँ पर पढ़ते हैं? यूरोप में पढ़ते हैं या फिर अफ्रीका में पढ़ते हैं? मुझे लगता है अफ्रीका में पढ़ते हैं। तो ये बात तो गलत होगी, यूरोप में सबसे अधिक देश हैं, यूरोप में नहीं है, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश हैं। ठीक, टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं? कॉन्टिनेंट की यहाँ पे बात की गई है, टोटल कॉन्टिनेंट 7 है। इसमें से सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, और सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो ओशिनिया है, या फिर इसके अंतर्गत क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। दूसरी बात सही लिखी है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। चौथी बात भी सही लिखी है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे जो बड़े और छोटे की बात हो रही है ये एरिया वाइज हो रही है, ठीक है, कंट्री वाइज नहीं हो रही है। तीसरी बात पढ़िए, विश्व में दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा औसत ऊंचाई है। ये तो गलत है, अगर सबसे ज़्यादा ऊंचा दक्षिण अमेरिका हो जाएगा तो फिर अंटार्कटिका कहाँ जाएगा? ठीक है, तीसरा गलत है, पहला गलत है, दूसरा और चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 70 में पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धाराएं, यानी ये जो ओशियन करेंट्स होती हैं इनकी गति को कौन शुरू करता है? इन ओशियन करेंट्स के बारे में तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोल्ड करंट, वार्म करंट, यानी ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं जो होती हैं। मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और सारा रिवाइज कीजिए, कौन सी कोल्ड करंट है, कौन सी वार्म करंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है मैचिंग में। तो यहाँ पे आपका ये करंट वाला क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे बेसिक्स यहाँ पे समझिए, ये जो पानी है, आप ग्लोब पे जितना भी पानी देख रहे हैं, ये पानी एक समय, अगर आप नॉर्थ पोल की बात करें तो यहाँ पे जो पानी है वो एक समय साउथ पोल पे आ जाता है, और अगर वेस्टर्न एक्सट्रीम की बात करें तो ये पूरा पानी एक समय यहाँ पे ईस्टर्न एक्सट्रीम पे आ जाता है। यानी यहाँ से क्या समझ में आ रहा कि पानी स्थिर नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि जो पानी पैसिफिक ओशियन में है वो सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशियन का है, वो अटलांटिक ओशियन में भी आ जाता है, वो यहाँ पे साउथ पोल के पास भी चला जाता है, वो नॉर्थ पोल के पास भी चला जाता है, घूमता रहता है, यानी मूवमेंट होता रहता है। और ये मूवमेंट हो कैसे रहा? इन्हीं करंट्स के द्वारा हो रहा है। कोरियोलिसिस फोर्स लगभग हर एक मूवमेंट का ड्राइविंग फोर्स होता है, पहली बात तो ये जान लीजिए। कोरियोलिसिस फोर्स जो होता है वो ओशियन करंट के मूवमेंट के लिए बहुत जिम्मेदार है। वैसे यहाँ पे इनिशिएशन की बात हो रही है ना, इनिशिएट कौन करता है ओशियन करंट को, शुरू कौन करता है? तो शुरुआत तो ग्रेविटी भी कर सकती है ना। ग्रेविटी, जहाँ पे ऊंचाई पे पानी भरा होगा, और कुछ जगह पृथ्वी पर ऐसी भी तो हैं जो तो थोड़ी नीचाई पे होंगी, तो यहाँ पे एक स्लोप बन जाएगी, तो ये भी एक ड्राइविंग फोर्स है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये भी एक ड्राइविंग फोर्स होता है यहाँ पे ओशियन करंट को इनिशिएट करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे रिवर्स में देख रहे हैं, रिवर्स का पानी फ्लो क्यों करता है? सिर्फ एक ही कारण है, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी, ढलान, स्लोप। दूसरा यहाँ पे मेन जो फैक्टर है इनिशिएट करने के लिए मूवमेंट को ओशियन करंट्स के, वो कोरियोलिसिस फोर्स होता है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स तो लिखा नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास नाम पूछा है, और भारत और मलेशिया के बीच में एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है उदार शक्ति। इसी टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन था वहाँ पे मैंने आपको रिवाइज कराए थे जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होता है, तो देख लेते हैं उनको जल्दी से। यहाँ पे ध्यान रखना, भारत और मलेशिया, उदार शक्ति। बाकी ये जो 3 लिखे हैं इनको हम लोग रिवाइज करते हैं पहले क्वेश्चन में। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, और यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, शायद इरेज कर दिया था उस टाइम पे लिखने के बाद। चलिए कोई नहीं, फिर से देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे संप्रति जो एक्सरसाइज होती है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है, सुनिए मैं बोल रहा हूँ। मित्र शक्ति जो होती है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। मैत्री जो एक्सरसाइज होती है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। वज्र प्रहार यूएसए के साथ होती है। युद्ध अभ्यास यूएसए के साथ होती है।
ऑप्शन में नोमैडिक एलिफेंट भी लिखा था, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ होती है, ठीक है। तो ये इतनी एक्सरसाइज यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी, मैं यहाँ पे मार्क भी कर दे रहा हूँ। वज्र प्रहार यूएसए के साथ, इंडिया तो कॉमन है ही, उदाहरण शक्ति आपने देख लिया मलेशिया, ठीक है, ये मलेशिया हो गया। नोमैडिक एलिफेंट ये मंगोलिया, और संप्रीति बताइए, संप्रीति ये बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। चलिए 72 देखिए, यहाँ पे पुरस्कार और रेसिपिएंट जो हैं प्राप्तकर्ता 2021 के, बताइए भारत भारती सम्मान किसे मिला है। 2021 के जो रेसिपिएंट रहे हैं भारत भारती सम्मान के, उनका नाम है डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी, डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी। राहुल द्विवेदी यहाँ पे गलत है, ये गलत मैच है। दूसरा है लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्र, ठीक है, बाकी तो सब सही होगा ना, गलत पूछा था लेकिन याद तो सबको रखना है। हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल, और पंडित बद्री प्रसाद सिंगलू स्मृति सम्मान, इसको देखो अलग से तो नहीं पूछा जा रहा कभी। और थोड़ा सा यूपीपीसीएस के माइंड को समझने की भी कोशिश किया कीजिए, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट सम्मान होता है यही है, भारत भारती है, और वो शायद यही आपसे पूछना चाह रहा है। तो ये जो डी ऑप्शन लिखा है तो इसको तो आप मान के ही चलते कि ये सही मैच होगा। अगर हम ब्लफ खेलना ही है किसी क्वेश्चन में तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, कभी कभी काम कर जाती हैं सब ट्रिक। तो गलत यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, भारत भारती सम्मान डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी साहब को मिला है। 73 देखें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड यहाँ पे पूछा है, वर्षा जल संचयन प्रणाली। एक मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, इराक का एक मेथड पढ़ा था जो इराक में अप्लाई किया जाता है, उसका नाम बताएंगे, उसका नाम बताइएगा कमेंट करके। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया था, मैं आपको यहाँ पे हिंट कर दे रहा हूँ। पहाड़ों के पानी से यानी ऊंचाई वाले स्थानों से पानी को नीचाई वाले स्थानों पर लाया जाता था और यहीं पे स्टोर किया जाता था। इस मेथड का नाम बताइए क्या होता है। और ये क्वेश्चन बहुत कठिन है, यहाँ पे कुछ हद तक आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते हैं बिना कुछ जाने। बुंदेला शब्द ये बुंदेलखंड से मिलता जुलता दिख रहा है ना, और बुंदेला जो कास्ट है ये बुंदेलखंड की कास्ट भी है। बुंदेलखंड के बारे में जानते हैं, उत्तर प्रदेश के भी शहर आते हैं बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश के भी शहर आते हैं। तो यहाँ पे आप डी ऑप्शन को, मध्य प्रदेश को ईजीली 3 से मैच करा सकते हैं, और डी का 3 एक ही ऑप्शन में है, तो आपका उत्तर यहाँ पे मिल जा रहा है। राजस्थान का जो हार्वेस्टिंग मेथड है रेन वाटर को, उसे बोरिस बोला जाता है, और ये जो डिंग लिखा है ये पश्चिम बंगाल का मेथड है, हिमाचल प्रदेश का कोही है, और मध्य प्रदेश का बुंदेला टैंक। कर लेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और याद कीजिए, एक बार में याद नहीं रहेगा। और जो क्वेश्चन थोड़ा कठिन लगा करें, जो जिनसे लगे आपको कि ये अभी 5 मिनट बाद ही भूल जाएगा, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, और गैलरी में चला जाएगा वो, तो गैलरी तो खोलते ही रहते हैं ना, दिख जाएगा, नज़र के सामने पड़ता रहेगा। बताइए यहाँ पे 74 में बताइए, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पर्णपाती वन, पर्णपाती वन समझ रहे हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत में तो इस तरह के फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है। अगर भारत में पूछा जाए सबसे ज़्यादा एरिया पे कवर होने वाले फॉरेस्ट कौन से हैं, यही है डेसिडुअस फॉरेस्ट। यही हम लोग अपने गाँव में देखते रहते हैं, नीम देखते हैं, महुआ देखते हैं, बेर, बबूल, आंवला, शीशम, सेमर, पलास, तेंदू, ये सारे के सारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यहाँ पे बारिश कम रहती है, नॉर्मल रहती है ना, 70 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बारिश होती है। मौसम कैसा रहता है, शुष्क टाइप का रहता है, शुष्क। प्रश्न पूछा गया है कि इन वनों को बोलते क्या हैं। पर्णपाती वनों को मानसून वन भी बोलते हैं, मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए 75 देखिए, यहाँ पे टाइप ऑफ सिल्क, रेशम का प्रकार और मेजर प्रोड्यूसर पूछा है। पहले तो यही सीख लीजिए कि ये जो टाइप है सिल्क के, वो यहाँ पे 3-4 प्रकार लिखे हैं ना, 4 प्रकार, इनको सीख लीजिए। सिर्फ इतना ही पूछ लेगा कि ये टसर क्या है, तो समझ में आना चाहिए कि भैया ये सिल्क है, और यूपीपीसीएस ने एक बार पूछा भी था। तो पहली बात तो हम लोगों को यही सीखना है कि रेशम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। टसर एक प्रकार होता है, मूंगा एक प्रकार होता है, ओक टसर एक प्रकार होता है, मलबेरी यानी शहतूत से भी रेशम प्राप्त किया जाता है। शहतूत से रेशम प्राप्त किया जाता है कर्नाटक में, जम्मू कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में। बिहार प्रमुख उत्पादक नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन गलत है। बाकी सभी सही ऑप्शन है। टसर का मेजर प्रोड्यूसर झारखंड है, ठीक है। मूंगा असम में भी ठीक है,
ओक्टसर हिमाचल प्रदेश, ठीक है, गलत है, यहाँ पे डी ऑप्शन ही है। कीजिए नेक्स्ट कीजिए 76 इस्माइल 75 करंट पीटीएम में बढ़िया से कवर किया गया इसको। इस स्कीम के बारे में 2-3 बातें याद रखिए। खासतौर से इस स्कीम को बनाया गया भीख मांगने वाले जो व्यक्ति हैं, इन सभी व्यक्तियों का रिहेबिलिटेशन करना है, पुनर्वास करना है। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा, जो हम लोग पढ़ते रहते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। जबकि पहले वाक्य में यहाँ पे क्या लिखा है, आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं इसके द्वारा इसको शुरू किया गया, तो ये बात गलत है। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है। दूसरी बात में है, भारत सरकार ने इस्माइल 75, ये जो 75 है ये कोड वर्ड है किसका, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। 75 नगरों को यहाँ पर चुना गया है, ठीक है। 75 नगर निगम है यहाँ पे, 100 नहीं है, यहाँ पे 100 लिखी है ना ये बात, तो ये 100 वाली बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। दूसरी बात भी गलत हो गई। तीसरी बात है 25 से 26, 2025 और 26 तक आने वाले वर्षों के लिए इस्माइल प्रोजेक्ट के लिए कुल 100 करोड़ का बजट यहाँ पे आवंटित किया गया था, ठीक है, ये 100 करोड़ सही है। लास्ट है 75 इस्माइल 75 का जो ऑब्जेक्टिव है, भारत के शहरों, कस्बों और नगरपालिका क्षेत्रों को भिक्षा मुक्त करना है, ठीक है, बैगिंग फ्री बनाना, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है। चौथी बात सही है, तीसरी बात भी सही है, और यहाँ पे सही बताना था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कितनी बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है, 4 बातें। मिनिस्ट्री सोशल ऑफ जस्टिस है और ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे भिक्षा मुक्त बनाना है किसको, नगर निगम को। कितनी नगर निगम, 75, बस, ठीक है। चलिए 77 में देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2021 के बारे में बताएं। पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ाया भारत भारती सम्मान, मैचिंग वाला क्वेश्चन पूछा था ना, भारत भारती सम्मान किसको मिला है, डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को, सही बात है। हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान राहुल द्विवेदी को प्रदान किया गया है, ये बात सही है। वहाँ पर राहुल द्विवेदी का भी नाम लिखा हुआ था जो मैचिंग वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसके सामने लिखा था, भारत भारती सम्मान के सामने लिखा था, इसलिए वहाँ पे ये गलत हो गया था। यहाँ पे ये दोनों बातें सही हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान इन पुरस्कारों को देती है। 78 देखिए, विश्व की निम्नलिखित झीलों पर विचार करें। झीलों के लिए तो यार ऐसे बोलने से काम चलेगा नहीं, यहाँ पे मैप देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बेकाल आसान है, क्योंकि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक ही कंट्री में है, रसिया में है, और बोस्तक जो है, बोस्तक कहाँ पे, ये भी रूस में है, ठीक है, ये भी रूस में है, बट यहाँ पे अवरोही क्रम बताना है, पहले देख लेते हैं है कहाँ कहाँ पे। तंगानिका जो लेक है, इसको भी आप लोग मैप पे देखिएगा, 4 देशों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तंजानिया, बुरुंडी, कॉन्गो और जाम्बिया, ठीक है, 4 कंट्री में। और कैस्पियन सागर की लोकेशन तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और मैपिंग वाली जो सीरीज की थी, MCQ बेस्ड सीरीज पड़ी हुई है, वहाँ पे हम लोगों ने इन सबको बहुत अच्छे से किया था। यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना, ये जो बोस्तक मैंने रसिया यहाँ पे लिख दिया, रसिया नहीं है, ये अंटार्कटिका है, ठीक है, अंटार्कटिका। अब यहाँ पे कैस्पियन सागर को देखिए, कैस्पियन सागर 5 देशों से घिरा हुआ है, इसको भी हम लोग मैप पे देख रहे हैं, ईरान, ठीक है, ईरान, रसिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान और लास्ट में है तुर्कमेनिस्तान। ये लेक तंगानिका है, मैं मार्क कर रहा हूँ। कौन कौन सी कंट्री दिख रही हैं, सबसे पहले आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दिख रही है, ठीक है, कॉन्गो लिखा था ऑप्शन में। तंजानिया, ये दूसरी कंट्री होगी, ये पहली कंट्री होगी। तीसरी कंट्री ये बुरुंडी, ये आपको ऊपर की तरफ ये बुरुंडी कंट्री है, और चौथी कंट्री है ये कौन सी, ये जाम्बिया। तो ये 4 आपको देश याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन था कैस्पियन सागर को लेके, यहाँ पे पहली कंट्री ईरान दिख रही है आपको, दूसरी कंट्री तुर्कमेनिस्तान दिख रही है, अजरबैजान तीसरी कंट्री है, चौथी कंट्री यहाँ से ये आपको रूस दिख रहा है, रसिया, और 5वीं कंट्री ये कजाकिस्तान, ठीक है, ये कजाकिस्तान। मैप को देखते समय उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए जो इसको टच नहीं करती हैं। जैसे यहाँ पे एक कंट्री आपको अर्मेनिया कंट्री दिख रही है, अर्मेनिया, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, भू आबद्ध देश है। अर्मेनिया ना तो ब्लैक सागर में टच होती है, ब्लैक सागर से टच होती है, ना ही कैस्पियन सागर को टच करती है, और अर्मेनिया अक्सर ऑप्शन में मिल जाता है। यहाँ पे दूसरी कंट्री आपको जॉर्जिया दिख रही है, जॉर्जिया के बारे में क्या समझ में आ रहा है, ये कैस्पियन सागर को टच नहीं करती है, लेकिन ब्लैक सागर को ये टच करती है। जब भी ब्लैक सागर की बॉर्डरिंग कंट्री पूछता है तो एक ऑप्शन आपको मालडोवा दिखता है, यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये मालडोवा कंट्री है, ठीक है। तो मालडोवा के बारे में भी ध्यान रखना है, मालडोवा टच नहीं करती है
ब्लैक सागर को। अब हो जाएगा। अगर मैं नॉर्थ से साउथ यहाँ पे आपसे पूछें कि इसको व्यवस्थित करें तो सबसे नॉर्थ में कौन सी हो जाएगी झील? बोस तक हो जाएगी। उसके बाद साउथ में आएंगे आप तो फिर साउथ में आपको बेकाल लेक मिलेगी। फिर साउथ में आएंगे तो आपको कैस्पियन सागर मिलेगा। उसके बाद फिर लेक टंगानिका। तो एक क्वेश्चन नॉर्थ से साउथ वाला भी बन गया। इसको ईस्ट से वेस्ट पूछा जा सकता है या फिर वेस्ट से ईस्ट भी पूछा जा सकता है। मैपिंग से तमाम तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। चूँकि यहाँ पे गहराई के आधार पर पूछा है तो हम लोग एक फैक्ट बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं बेकाल के बारे में। बेकाल सबसे गहरी झील है तो बेकाल सबसे आगे रहेगा, यानी तीसरा जो पॉइंट है ये सबसे पहले रहेगा। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। लेक टंगानिका कहाँ पे बनी है, किस में बनी है? ये रिज में बनी है ना, खाई में बनी है, यानी फॉल्ट में बनी है। फॉल्ट समझते हैं ना? फॉल्ट यानी बहुत बड़ी दरार, बहुत बड़ी दरार। तो जो लेक फॉल्ट से बनी है वो अक्सर आपको गहरी मिलेंगी। तो यहाँ पे आप इजीली बेकाल के बाद लेक टंगानिका आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है चौथा। ठीक है, चलिए 79 देखिए। ये सब तो ज्योग्राफी में पढ़ के रखा होगा आपने। फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन होते क्या हैं? रेजिडुअल जो माउंटेन है, वोल्केनिक माउंटेन। रेजिडुअल जैसे एक एग्जांपल हम लोग इंडिया में भी पढ़ते हैं, अरावली माउंटेन है ना। अरावली माउंटेन कैसा है? रेजिडुअल माउंटेन है। सबसे आसान क्या दिख रहा है? ज्वालामुखी पर्वत, यानी जो वोल्केनिक माउंटेन है वो क्या है? माउंट किलिमंजारो है। तो अब डी को 4 से मिला दीजिए, सबसे आसान डी ऑप्शन मिल गया। एक ही ऑप्शन में डी का 4 है। फोल्ड माउंटेन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग हिमालय पढ़ते हैं। हिमालय के बाद रॉकी माउंटेन पढ़ते हैं। जो बड़ी बड़ी माउंटेन सीरीज हैं वो फोल्ड माउंटेन है। अब इनके बारे में डिटेलिंग नहीं करेंगे, मतलब फोल्ड माउंटेन होते क्या हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, ब्लॉक माउंटेन का निर्माण कैसे होता है। हिमालय हुआ, रॉकी माउंटेन हुआ और एंडीज़ हुआ। ये तीन जो सबसे बड़ी माउंटेन सीरीज हैं ये फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एक आप 2 मिला दीजिए। ब्लॉक माउंटेन क्या है? ब्लॉक माउंटेन का एक एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट पढ़े? ब्लैक फॉरेस्ट ये माउंटेन का नाम है और ये ब्लॉक माउंटेन है। राइन वैली जो है वो ब्लैक माउंटेन के अंतर्गत आ जाएगी और अवशिष्ट पर्वत यहाँ पे गिरनार की पहाड़ियाँ। चलिए 80 देखिए। साउथ चाइना सी के बारे में बताइए। पहली बात लिखी है दक्षिण चीन सागर पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ठीक बात है। ये किन किन देशों से घिरा हुआ है? चीन से घिरा हुआ है, ताइवान से घिरा हुआ है, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई। ये भी बात सही है, दोनों बातें यहाँ पे सही है। मैप बगल में आ रहा है तो उसको वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा नज़र डाल लीजिए उस पर और आसपास की चीज़ें भी देख लिया कीजिए। ठीक है, 81 देखिए। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने यूनेस्को किंग, क्या लिखा है, यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज़ 2022 जीता है? एक इंस्टीट्यूट का नाम है किस का मतलब है, यानी कलिंगा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंस। ये जो दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है ना, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इस इंस्टीट्यूट को मिला है किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022। और कलिंग से आप लोग समझ सकते हैं कहाँ पे, ये भुवनेश्वर यानी उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 82 में है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर विकसित कर रही है? यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को भी पकड़िए। अगर पूछा जाए कि भारत में किस राज्य में पहला डेटा सेंटर विकसित किया जा रहा तो क्या लगाना है? उत्तर प्रदेश। पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर जो बन रहा है, डेवलप हो रहा है, ये डेवलप कौन कर रहा है? हीरानंदानी ग्रुप, हीरानंदानी समूह, सी ऑप्शन। 83 में है निम्नलिखित में से कौन सी एक अल्पकालिक नदी का उदाहरण है? एग्जाम्पल ऑफ एफीमेरल रिवर। अल्पकालिक का मतलब है कि जब रेनफॉल होती है तभी इन नदियों में पानी आता है। बाकी समय क्या रहेगी? बाकी समय में सूखा रहेगा, नदी सूखी रहेगी। और ऐसी नदी का एग्जाम्पल है लूनी रिवर, राजस्थान। ठीक है, लूनी, सी ऑप्शन सही है। 84 में पूछा है साउथ वेस्ट मानसून के दौरान जब एक या एक से अधिक सप्ताह तक बारिश नहीं होती है, वर्षा नहीं होती, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे बोला जाता है ब्रेक इन द मानसून। मानसून का विराम हो गया है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ये साउथ वेस्ट मानसून समझ रहे हैं ना, एंटर कहाँ से करता है? केरल से करता है ना साउथ वेस्ट मानसून। यहाँ से ये नमी वाली हमारे केरल से एंटर करती हैं
और लगभग 1 महीने में यही नमी वाली हवाएं नॉर्थ इंडिया तक आ जाती हैं। इनका एंट्री का समय क्या होता है, हम लोग 1 जून पढ़ते हैं, है ना। और ये जो साउथ वेस्ट मानसून की अवधि है, अवधि कितनी रहती है, 4 महीने। बट 4 महीने बारिश तो होती नहीं है। अगर टाइम पूछ ही ले तो ये 4 महीने का होता है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून की अवधि। इसके बाद की स्थिति जो होती है उसे बोला जाता है अब मानसून रिट्रीट कर रहा है, वापस आ रहा है, मानसून का निवर्तन। और इसकी जो अवधि है ये अक्टूबर और नवंबर 2 महीने में रिट्रीट करता है मानसून। और इन्हीं 2 मंथ में तमिलनाडु में बारिश होती है, ठीक है। लौटते समय मानसून जब लौटता है उस समय फिर तमिलनाडु में वर्षा होती है। इससे नहीं होती है, साउथ वेस्ट मानसून से तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। कर लेंगे ना आप। चलिए 85 देखिए, अरेबिका और रोबस्टा निम्नलिखित में से किसकी ये वैरायटी है। तो आसान सा क्वेश्चन है, ये कॉफ़ी की वैरायटी है। 86 देखिए, किस तारीख को हर साल अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। ये नया दिवस हो गया है चूँकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। अक्षय ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल जो एनर्जी होती हैं। ये दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। 20 अगस्त को मार्क करके चलना इसको, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्षय ऊर्जा में कौन कौन सी एनर्जी आती हैं। अक्षय ऊर्जा में जैसे सोलर एनर्जी हुई, या फिर विंड एनर्जी हुई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हुई, या फिर जियोथर्मल एनर्जी हुई, जल विद्युत और भूतापीय जो ऊर्जा होती हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं अक्षय ऊर्जा के। चलिए 87 देखिए, हाल ही में बड़ा इमामबाड़ा समाचारों में था, यह किसके द्वारा बनवाया गया था। है कहाँ पे बड़ा इमामबाड़ा, ये लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में। और इसको बनाया गया था लखनऊ के नवाब आसफ उद्दौला के द्वारा। आसफ उद्दौला, डी ऑप्शन। इसमें एक भूल भुलैया है ना, भूल भुलैया, इसके लिए जाना ही जाता है, भूल भुलैया। चलिए 88 देखिए, यहाँ पे पूछा है ओटरांटो स्ट्रेट कहाँ पे लाई करती है। ओटरांटो जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में इटली के बारे में देखा था, इटली का मैप भी बनाया था यहाँ पे रफ हैंड से, और देखा था कि ये तीन तरफ से सागरों से घिरा हुआ है, जिसमें से ये वाला सागर कौन था, ये वाला कौन था और ये वाला कौन था। इस सागर का नाम था ट्रेहेनियन सागर, ठीक है। ये वाला जो सागर था इसका नाम था एड्रियाटिक सी, है ना। और जो साउथ में था, साउथ में इस सागर का नाम था आयोनियन, याद आ रहा है ना, आयोनियन सागर। यहाँ पे पानी भरा हुआ है पूरा, चूँकि ये एड्रियाटिक सी है। और यहाँ पे एक कंट्री है, यहाँ पे एक कंट्री का नाम है अल्बेनिया, ठीक है, अल्बेनिया, मैं लिख दे रहा हूँ अल्बेनिया। तो आपको यहाँ पे एक पानी का चैनल दिखने लगा, ये चैनल दिख रहा है ना, इसी चैनल का नाम है, इसी स्टेट का नाम है ओटरांटो स्टेट, ओटरांटो स्टेट। और ये स्टेट किन किन सागरों को जोड़ रही है, काम क्या होता है स्टेट का, 2 वाटर बॉडी को जोड़ती है ना। तो एक वाटर बॉडी आयोनियन सागर हो गया और दूसरी बॉडी ये एड्रियाटिक सी होगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन देखो यहाँ पे दिख रहा है, एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर, हो जाएगा ना, बी ऑप्शन सही है। चलिए 89 देखिए, ये आसान सा क्वेश्चन है। माउंट मैकिनले कहाँ पे, ये नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका, जबकि इसके सामने लिखा है साउथ अमेरिका, गलत हो गया। माउंट एकानकागुआ है, ये साउथ अमेरिका में है, तो इसके सामने नॉर्थ अमेरिका लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। माउंट एल्ब्रुस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यूरोप की सबसे ऊंची जो माउंटेन है वो माउंट एल्ब्रुस है, यूरोप सही है, ठीक है, यूरोप सही है। और माउंट कोसिस कुस्को ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है, दूसरा और चौथा सही है। 90 में क्या है, 90 में मास मूवमेंट के बारे में पूछा है। बृहद संचलन जो होता है, मास मूवमेंट होता है, इसके बारे में पूछा गया है। ये मास मूवमेंट समझ रहे हो ना, मास मूवमेंट का मतलब है जो हम लोग लैंडस्लाइड पढ़ते हैं, भूस्खलन ये एग्जाम्पल होता है बृहद संचलन का। और यहाँ पे एक शब्द और लिखा है, भू आकृतिक एजेंट, यानी जियोमॉर्फिक एजेंट जो होते हैं, जैसे जल हुआ, वायु हुआ, लहर हुआ, हिम हुआ, बर्फ़ हुआ, ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो बृहद संचलन हो रहा है, मास मूवमेंट हो रहा है, इसमें रोल किसका होता है, इसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है, ग्रेविटी का, ऑब्वियसली ग्रेविटी का होगा। पहली बात लिखिए, बृहद संचलन को गुरुत्वाकर्षण और भू आकृतिक एजेंटों द्वारा सहायता प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पे ये बात सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि लैंडस्लाइड अक्सर होती हैं जब
बारिश होती है तब भी लैंडस्लाइड हो जाती है। जो पानी रिस रिस के नीचे भरता है तो ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल तो होता है, लेकिन यहाँ पे जो दृष्टि वालों ने आंसर दिया, यहाँ पे पहले पॉइंट को ये गलत बता रहे हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण को तो ये बता रहे हैं ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल है, मेजरली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन भू आकृतिक एजेंट जो हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाली कोई बात हुई नहीं है, तो इस पॉइंट को सही होना चाहिए था, बट दृष्टि इसको गलत बता रही है, तो इसको आप लोग वेरीफाई कर लेना। बाकी दूसरे ऑप्शन में जो लिखा है हीव, फ्लो, स्लाइड, ये एग्जांपल्स होते हैं मास मूवमेंट के, तो दृष्टि के हिसाब से केवल सी ऑप्शन है, मेरे हिसाब से बी ऑप्शन होना चाहिए। 91 देखिए, इसको पीडीएफ में कवर किया है करंट अफेयर्स की, आप लोगों को याद आ रहा होगा। हाल ही में समाचारों में रहा ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ शब्द किससे संदर्भित करता है? बुबोनिक प्लेग रोग को बोला जाता है ब्लैक डेथ, क्योंकि एक समय ये महामारी थी और काफ़ी लोगों को इसने मार दिया था। और इसको फैलाया किसके द्वारा जाता है? रोडेंट के द्वारा। रोडेंट यानी जो कुतरने वाले जानवर होते हैं, जैसे चूहा हुआ या फिर स्क्वायरल हुई, गिलहरी हुई। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। और पहले ऑप्शन में लिखा है सिकल सेल एनीमिया, इसको भी पीडीएफ में कवर किया गया, रिवाइज कर लेना पीडीएफ। ठीक, चलिए 92 देखिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के संदर्भ में बताइए। इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया है? इस पोर्टल को लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो कॉमर्स और इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इसका पोर्टल है, यानी इसको नोडल मंत्रालय बनाया गया। ठीक है, नोडल मंत्रालय। यहाँ पे लिखा है फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो गलत हो गया। ई मार्केट प्लेस है ना, तो मार्केट वाला सीन कौन करेगा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय करेगा, वित्त मंत्रालय क्या करेगा? इस पोर्टल के माध्यम से जो गुड्स होती हैं, जो सर्विसेज होती हैं, वो उनकी ऑनलाइन खरीदारी होगी, बिकवाली होगी। पहली बात गलत हो गई। दूसरी बात है सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए इस पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना अनिवार्य है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट है। 93 देखिए, यहाँ पे तापमान के संदर्भ में बताइए टेम्परेचर। बेसिक बात पूछिए, देखते हैं क्या है। टेम्परेचर का सीन क्या होता है? हीट का जो फ्लो है वो कहाँ से कहाँ होता है? जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होता है यहाँ से हीट फ्लो होती है, जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। ये बेसिक सी बात हम लोग समझते हैं। आप पृथ्वी की सतह के पास में रहेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखाई देगा, और ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो ये टेम्परेचर फिर घटता हुआ दिखाई देगा, लेकिन एक लिमिट तक। जैसे जो हम लोग एटमॉस्फेयर की लेयर पढ़ते हैं, IMST पढ़ते हैं ना, IMST, सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर है, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मीजोस्फेयर है, फिर आइनोस्फेयर है, सबसे ऊपर जाएंगे तो एक्सोस्फेयर है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है खासतौर से ट्रोपोस्फेयर के लिए पूछा गया है, क्षोमंडल के लिए। और क्षोमंडल की स्थिति क्या है? आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। पहली बात सही लिखी हुई है। दूसरी बात है सूर्य तप, यानी जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन तापमान के वितरण के पीछे मुख्य कारक है। ठीक है, सही बात है। इंसुलेशन होता क्या है? इंसुलेशन का मतलब होता है कि सूर्य की किरणों का जितना हिस्सा पृथ्वी की सरफेस तक आ पा रहा है ना, आ पा रहा है, इसी चीज़ को इंसुलेशन बोला जाता है। और ये रिस्पॉन्सिबल भी है वितरण के लिए, तापमान के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बी ऑप्शन भी सही है, सॉरी सेकंड ऑप्शन भी सही है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। और जो टेम्परेचर है घट रहा है ऊपर जाने पर, हाइट पे जाने पर, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर जो है हवा कम रहती है, हवा की डेंसिटी कम रहती है, अमाउंट कम रहता है हवा का। और इसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं कि वहाँ पे प्रेशर भी कम रहेगा। जब हवा ही नहीं रहेंगी तो वजन किस चीज़ का रहेगा? किसी चीज़ का नहीं। हवाओं की मात्रा कम रहेगी, अमाउंट कम रहेगा, तो उन हवाओं द्वारा जो वजन होगा वो भी कम रहेगा, इसलिए प्रेशर भी डाउन रहता है हाइट पे जाने पर। चलिए 94 देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, भारत में पूछा है ना तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, और अगर वर्ल्ड वाइड पूछते तो नॉर्मन बोरलॉग साहब हो जाते। हरित क्रांति को बेसिकली जाना किस लिए जाता है? हाई ईल्ड वैरायटी के लिए जाना जाता ना। हाई ईल्ड वैरायटी वाले जो बीज थे, सीड्स थे, इन्हीं के लिए जाना जाता है। इन बीजों ने उपज को बढ़ा दिया था, लेकिन सबसे बड़ा घाटा क्या था? सबसे बड़ा घाटा था पानी का। पानी बहुत ज़रूरत पड़ती थी इन फसलों के लिए, तो जिन राज्यों में पानी था वहाँ पे चांदी हो गई। जैसे पंजाब है, पंजाब तो 5 नदियों का राज्य बोला जाता है, तो यहाँ पे हरित क्रांति सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल थी।
और अगर इसी चीज़ को आप बुंदेलखंड में लीजिए तो बुंदेलखंड में कौन सा यहाँ पे नदियों का जाल बिछा हुआ है, तो सबसे जो बुरा इफेक्ट पड़ा बुंदेलखंड में पड़ा। पहली बात तो यहाँ के किसान इतने अमीर है ही नहीं कि ये इतने महंगे बीजों को ले पाएँ, और ले भी लेते तो फिर पानी कहाँ से लाते। ठीक है, चलिए 95 देखिए। 95 में चाय के बारे में पूछा है। चाय हमारे यहाँ अच्छी खासी होती है, असम में होती है। तो असम से हम लोग क्या यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये ट्रॉपिकल क्रॉप है ना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चाय हो जाती है। ये जो टी है, चाय है, इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है दुनिया भर में? सबसे ज़्यादा चाइना कर रहा है। उसके बाद इसका उत्पादन भारत के द्वारा हो रहा है, यानी भारत की स्थिति दूसरी है ना। भारत की स्थिति दूसरी है, चाइना की स्थिति पहली है उत्पादन में। दूसरी बात सही है ना, मतलब भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, दूसरे पॉइंट में चाय के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। ये जो 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा लिखी है, ये ज़्यादा वर्षा ही मानी जाती है। ठीक है, ज़्यादा वर्षा मानी जाती है। दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। 96 कीजिए। जो सबसे रिसेंट हुआ है उसको देख लीजिए। संभल के बारे में पढ़ते हैं ना, संभल तो रिसेंटली ही बना था 2011 में, है ना। तो 2011 में इसके सामने 1803 लिखा है, ये गलत है। इनमें से इन चारों में सबसे पुराना है अलीगढ़, जिसकी स्थापना हुई थी 1803 में। 1997 गलत है। मथुरा की स्थापना हुई थी 1804 में, ठीक है। बुलंदशहर की स्थापना 1823 में, ये भी ठीक है। मथुरा भी ठीक है। अलीगढ़ और संभल गलत है। संभल की स्थापना मैं यहाँ पे 2011 लिख दे रहा हूँ, और अलीगढ़ की स्थापना 1803। सही पूछा था ना, सही पूछा था, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। चलिए, कठिन क्वेश्चन था, है ना। 97 देखिए, ये सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है NCRB का जो रिकॉर्ड है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है, क्राइम डेटा, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा, कम्युनल वायलेंस के कितने मामले दर्ज किए गए? एक। कितना खतरनाक पॉइंट है, तो पूरे चांस हैं क्वेश्चन आएगा। अगर देश भर में बात करें तो सांप्रदायिक हिंसा, कम्युनल वायलेंस के जो टोटल मामले हैं वो 378 हैं। 378 में से एक उत्तर प्रदेश में। ठीक है, रिकॉर्ड जो है, क्राइम डेटा जो है इस ब्यूरो के हिसाब से। 98 में बताइए, रेड सागर के साथ अपनी सीमा साझा कौन नहीं करता? ये रेड सागर है, ठीक है, रेड सागर है। इजिप्ट आप बगल में देखते ही हो। इस तरफ आप सऊदी अरेबिया देखते हो। सऊदी अरेबिया के नीचे आएंगे तो यहाँ पे दो कंट्री आपको मिलती हैं। पहली जो कंट्री है ये यमन है, और ये जो कंट्री है वो ओमान है। तो यमन तो करती है, ठीक है, ये ओमान है और ये यमन है। तो यमन टच हो रही है, दिख रही है, साफ साफ दिख रहा है। तो सऊदी टच कर रहा है, मिस्र टच कर रहा है, यमन कर रहा है, लीबिया हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो टच नहीं करता। अब यहाँ पे मैप लगाने की ज़रूरत नहीं है, इससे समझ लिए ना, हो जाएगा, इससे इतने से काम हो जाएगा। ठीक है, समय रहेगा तो मैं लगा दूंगा मैप। 99 में देखिए, कथन कारण बताइए। सिलिकॉन वैली को डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता है। सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ पे है? USA में। ये सिलिकॉन वैली सिंबलाइज किस चीज़ को करता है? IT कंपनियों के हब को, है ना। कहने का मतलब है जहाँ पे चिप या फिर सेमीकंडक्टर या फिर रजिस्टर समझते हैं ना, इन सभी का संसार जहाँ पे हो, इन्हीं सब चीज़ों को सिंबलाइज करता है सिलिकॉन वैली। तो ये तो हम लोगों ने सिलिकॉन वैली के बारे में समझ लिया। यहाँ पे लिखा है एक शब्द डेविल्स गोल्फ कोर्स, तो ये सिलिकॉन वैली को नहीं बोला जाता है, ये डेथ वैली को बोला जाता है। एक वैली है ना, एक घाटी है USA में डेथ वैली के नाम से, डेथ वैली को बोला जाता है डेविल्स गोल्फ कोर्स। पहली बात गलत है। कारण में लिखा है मोजाबे मरुस्थल में स्थित घाटी के तल पर एक बड़ा साल्ट पेन स्थित है। ये जो आपको डेजर्ट का नाम दिख रहा है, कई बार PCS पूछा है, मोजाबे। ये जो डेजर्ट स्थित है ये डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। डेथ वैली नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है? वहीं पे है। तो ये दूसरी बात सही लिखी है। ये जो साल्ट पेन समझ रहे हैं ना, साल्ट पेन मतलब सॉल्ट की जो संरचनाएं होती हैं, यानी नमक की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ, ये दूसरी बात सही है, कारण वाली बात सही है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी D ऑप्शन सही हो जाएगा। कर लेंगे। चलिए 100 देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूछा है। ये तो सुपर इजी क्वेश्चन है, कई बार पढ़ते रहते हैं। 4 कंट्रीज़ बिलोंग करती हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका से। ये हम लोग अफ्रीका का मैप पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे 4 कंट्री कौन कौन सी होती हैं? एक तो इथोपिया होती है, जिबूती भी होती है,
तीसरी कंट्री इरिट्रिया होती है और चौथी कंट्री सोमालिया होती है। साउथ सूडान नहीं होता है ना, साउथ सूडान को हटा दीजिए, दूसरा पॉइंट को हटा दीजिए, ये गया, ये भी गया, 134 हो जाएगा। चलिए 101 में पूछा है निम्नलिखित में से किस राज्य को 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। पीडीएफ में कवर किया गया है। करेक्ट आंसर है नागालैंड। और इसका नाम भी हम लोगों ने सीखा था, दीमापुर रेलवे स्टेशन। इसका भी नाम याद रखना है, दीमापुर रेलवे स्टेशन। हो सकता है स्टेशन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट कीजिए। 102 देखिए, जस्ट फैक्ट है, रटना पड़ेगा। 2010 में इसका गठन किया गया था। अमेठी शहर जो है ये अयोध्या मंडल का एक शहर है। कभी कभी अमेठी का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, आप लोगों ने मैचिंग में कई बार देखा होगा। हेडक्वार्टर गौरीगंज है, ठीक है। 103 यहाँ पे साइक्लोन के बारे में बताइए। साइक्लोन देखो यहाँ पे चक्रवात लिखा है ना, बात का मतलब क्या होता है, बात का मतलब एयर होता है, हवा होता है। और चक्र का मतलब समझ रहे हैं, स्पायरल यानी सर्किल। सर्किल सर्किल में जो चलने वाली हवाएं होती हैं वो चक्रवात है। और इन हवाओं का राउंड में चलने का कारण क्या होता है, सेंटर पॉइंट। क्योंकि सेंटर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लो हो जाता है, लो प्रेशर सेंटर होता है, ठीक है। केंद्र में प्रेशर जो होता है वो बहुत कम होता है। और हवाओं का चलने का जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो प्रेशर ही होता है। जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ हवाएं बहती हैं, ठीक है, हवाएं चलती हैं। तो चक्रवात में बाहर की तरफ प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है और सेंटर में प्रेशर बहुत कम रहता है। तो बाहर से अंदर की तरफ ये हवाएं चक्र के फॉर्म में चलती हैं, सर्पिल आकार में चलती हैं। चलिए एक होमवर्क बताइए, हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन भी पढ़ते हैं और टेम्परेट साइक्लोन पढ़ते हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इन दोनों चक्रवात की नॉर्थ हेमीस्फीयर में और साउथ हेमीस्फीयर में आप लोग डायरेक्शन बताइए। साउथ हेमीस्फीयर में, उसी तरह टेम्परेट साइक्लोन की डायरेक्शन आप लोग नॉर्थ हेमीस्फीयर में बताइए और साउथ हेमीस्फीयर में बताइए। ये कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे पहली बात लिखी है, चक्रवात के केंद्र में धरातलीय वायु अंदर की ओर सर्पिलाकार गमन करती है, ठीक है, ये यहाँ से हम लोगों को समझ में आता है। और दूसरी बात है, वायु चक्रवात के केंद्र में उतरती है। केंद्र में उतरने का कारण यही चीज़, प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, ठीक। 104 देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा है पीसीएस ने। ये यहाँ पे कुछ लोकल स्टॉर्म के नाम लिखे हैं स्थानीय तूफान के, किस राज्य में ये एक्टिव होते हैं। देखिए लू के बारे में तो हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। लू वाला जो क्षेत्र होता है ये नॉर्थ इंडिया है, ठीक है। ये यहाँ पे लू नामक स्थानीय तूफान रहता है। मैंगो सोवर पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कर्नाटक में, है ना। ये कर्नाटक वाला जोन है, यहाँ पे मैंगो सोवर रहता है। मैंगो सोवर यानी ये आम्र वर्षा जो होती है। और उसी तरह ये जो चेरी ब्लॉसम है, चेरी ब्लॉसम एक्टिव रहता है केरल में, ठीक है। और अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में जो लोकल स्टॉर्म है उसका नाम है काल वैसाखी, ठीक है, काल वैसाखी। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, काल वैसाखी। और टी सोवर के बारे में कहाँ पे पढ़ते हैं, चाय का उत्पादन कहाँ पे होता है, चाय का उत्पादन असम में होता है। तो ये असम वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे स्थानीय तूफान का नाम है टी सोवर। इसका एक लोकल नेम भी है, वो भी अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शन में आपको बारदोली घीरा के नाम से मिलेगा। यहाँ पे दोनों नाम लिख दे रहा हूँ, बारदोली घीरा, छीरा भी यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, या फिर इसका नाम टी सोवर भी है। तो हो कराइए, यहाँ पे मैच कराइए। आम्र वर्षा आपने कहाँ पे देखा, कर्नाटक और केरल वाला जो रीजन है यहाँ पे मैंगो सावर होता है, तो यहाँ पे ये तो सही मैच है। दूसरी बात लिखी है ब्लॉसम सावर, ये आपने कहाँ पे देखा, ये आपने केरल में देखा, ना कि मणिपुर में। तो दूसरी बात गलत है। नॉर्वेस्टर ये वेस्ट बंगाल में एक्टिव होता है, ठीक है, नॉर्वेस्टर पश्चिम बंगाल में। और लू को देखा आपने नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, ना कि तमिलनाडु में। तो यहाँ पे चौथी बात गलत हो गई और दूसरी बात गलत हो गई। 1 और 3 सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। कर लेंगे। चलिए 105 देखिए, कथन में लिखा है यहाँ पे भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक है, सबसे बड़ा निर्यातक भी है। लेकिन यहाँ पे कारण में क्या लिख रहे हैं, भारत में मसालों की घरेलू खपत बहुत कम है। बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो आर दो गलत हो गया, ये सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए दूसरा होमवर्क बताइए।
भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मसालों का स्टेट बताइए, कौन सा स्टेट है जहाँ पे मसालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। 106 देखिए, ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। यह एक एनुअल रिपोर्ट है जिसको रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चूँकि यहाँ पे शरणार्थी की बात हुई है, रिफ्यूजीज़ की बात हुई है, तो यहाँ पे एक डे इम्पोर्टेंट होता है, दिवस इम्पोर्टेंट होता है। विश्व शरणार्थी दिवस कब होता है? 20 जून को, तो ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट में पूछा है पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में बनाई जाएगी? ये बनाई जा रही है नेपाल में। हो सकता है डैम ना पूछे, सिर्फ इतना ही पूछ ले कि सेती नदी जो है, सेती नदी ये किस देश में बहती है, तब भी आपको नेपाल याद रखना है। 107 में पनामा नहर के संदर्भ में बताइए। यहाँ पे ऊपर ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और नीचे ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। इसके बीच में ये पतली सी स्ट्रिप है ना, यहीं पे लैटिन अमेरिकी कंट्रीज़ हैं। ये लेफ्ट में यानी वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है और राइट में ये कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सागर। पनामा नहर की जो लोकेशन है वो पैसिफिक ओशियन को ये जोड़ती है कैरेबियन सागर से। पहली बात पढ़िए, यह प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ती है। हिंद महासागर गलत है, यहाँ पे कैरेबियन सागर होना चाहिए। दूसरी बात है, इसे वर्ष 1914 में खोला गया था। ये बात ठीक है, यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा। और ये जो बाईपास चैनल बन गया पनामा नहर का, इससे क्या फ़ायदा हुआ? ये फ़ायदा हुआ, ये राउंड नहीं लगाना पड़ेगा। 109 देखिए, 109 में विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल जो हैं, हॉट डेजर्ट जो हैं, वो कटिबंधों के पूर्वी भाग में स्थित हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कई बार वैसे डिस्कस किए हैं, यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। जैसे हम लोग साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे एक डेजर्ट देखने को मिलता है जिसका नाम है आटाकामा डेजर्ट, पढ़ते हो ना, आटाकामा। ये हॉट डेजर्ट है और किस तरफ आपको दिख रहा है? ये कॉन्टिनेंट के पश्चिमी भाग में दिख रहा है, वेस्टर्न कोस्ट पर दिख रहा है। और उसी तरह अगर अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पे नामेम डेजर्ट दिखता है ना, नामेम डेजर्ट, और यहीं पे कालहारी डेजर्ट भी है। तो ये कॉन्टिनेंट का कौन सा हिस्सा है? ये भी वेस्टर्न हिस्सा है, वेस्टर्न कोस्ट है। इसी कॉन्टिनेंट में ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे सहारा डेजर्ट दिखेगा। खैर सहारा डेजर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पे पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, नॉर्थ अफ्रीका पूरे में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन वेस्ट में भी दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बात समझ में आ रही है हम लोग को कि विश्व के प्रमुख हॉट डेजर्ट जो है वो कटिबंध के पूर्वी भाग में स्थित नहीं है, पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी भाग में स्थित है। पहली बात गलत होगी। कारण में लिखा है पश्चिमी तट पर ठंडी महासागरीय धाराएं का प्रसार शुष्क मौसम का कारण बनता है। ये बात ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे कौन सी यहाँ पे आपको करंट देखने को मिलती है? यहाँ पे हम्बोल्ट करंट देखने को मिलती है, हम्बोल्ट, और इसी का नाम पेरू करंट भी है, पेरू करंट। और पेरू करंट कैसी है? ये कोल्ड करंट है। तो ये जो ठंडी जलधाराएं होती हैं, कोल्ड करंट होती हैं, ये वायु को स्थिर कर देती हैं, वायु को स्थिर कर देती हैं। और वायु को स्थिर करने से होता क्या है? क्लाउड्स का निर्माण नहीं होता, क्लाउड्स का निर्माण नहीं हो पाता, और क्लाउड्स नहीं बन पाएंगे तो फिर रेनफॉल नहीं हो पाएगी, और रेनफॉल नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? फिर फाइनली वो वाला जोन डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वही सीन यहाँ पे भी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे पश्चिम की साइड कौन सी यहाँ पे करंट आपको देखने को मिलती है? बेंगुला, है ना, बेंगुला करंट। तो ये भी वही काम करती है। तो दूसरी बात यहाँ पे सही है, कारण सही लिखा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। 110 देखिए, 110 में मैच कराइए। ये प्रोटेक्टेड एरिया हैं और उनके स्टेट से मिलाइए। जलदपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ पे है? जलदपाड़ा, ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ए का 1 हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है पीसीएस ने। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, आसान सा क्वेश्चन है, ये यूपी है। और सिंघफन वन्यजीव अभ्यारण्य, ये नागालैंड हो जाएगा। तो 1 2 4 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 111 में पूछा है निम्न में से कौन सा राज्य किसानों को बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य है? इसको करंट अफेयर्स में कवर किया है हम लोगों ने।
झारखंड करेक्ट आंसर है। यहाँ से तो फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा दिख रहे हैं, इनको जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जैसे ITI बोलते हैं, ये उन्नयन के लिए कितनी राशि यहाँ पे आवंटित की गई है? 4000 करोड़। ठीक है, 4000 करोड़। 113 में पूछा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है? इसके बारे में 2-3 फैक्ट जान लीजिए। इसकी लेंथ इंपॉर्टेंट है 341 किलोमीटर, और इसका लिंकेज इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक एक्सेस है? गाजीपुर से लखनऊ, गाजीपुर से लखनऊ या फिर लखनऊ से गाजीपुर। इसका उद्घाटन पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन मोदी साहब ने कहाँ से किया था? सुल्तानपुर पढ़ते हैं हम लोग, सुल्तानपुर से। और अगर स्पेसिफिक जगह पूछ ले, प्लेस पूछ ले, तो उस स्पेसिफिक जगह का नाम है करवल खीरी। सुल्तानपुर में एक जगह है, यहीं से उद्घाटन किया गया था PM नरेंद्र मोदी द्वारा। ये 6 लेन का एक्सप्रेस वे है और जिलों की संख्या है 9। ठीक है, 9 जिलों से ये क्रॉस होता है। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। लखनऊ से ही शुरुआत कर लीजिए, लखनऊ, इसके बाद बाराबंकी, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, फिर अमेठी हो जाएगा। अमेठी के बारे में भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था। अमेठी क्या है? जिला है अयोध्या मंडल का। तो अमेठी के बाद यहाँ पे अयोध्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे सुल्तानपुर, और आगे आइए अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर, फिर आजमगढ़, फिर मऊ, और फिर गाजीपुर। ठीक है, ये कितने जिले हो गए? 9 जिले हो गए। चलिए 114 में क्या है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? कई बार पूछा है क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है गंगा नदी बिजनौर से। और पूछ लेगा उत्तर प्रदेश में बाहर कहाँ से निकलती है, तो सबसे ईस्ट में आपको क्या दिखता है? बलिया दिखता है। बलिया से निकाल देना, बलिया से निकल के ये बिहार में एंटर कर जाती है। अगर पूछा जाए आपसे कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर की लेंथ है गंगा नदी की उत्तर प्रदेश स्टेट में। बाकी इसका सोर्स कहाँ से, निकलती कहाँ से, ये सारे फैक्ट हम लोग समझते हैं। गौमुख है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड से। 115 देखिए, निम्नलिखित रबड़ उत्पादक देशों पर विचार करें और उन्हें उनके रबड़ उत्पादन में आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। असेंडिंग ऑर्डर बताना है, बढ़ते क्रम में। जिसमें से हम लोग थाईलैंड के बारे में अक्सर पढ़ते रहते थे। पहले भी ये फैक्ट यही था कि थाईलैंड रबड़ का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। ठीक है, थाईलैंड यहाँ पे ये पहली स्थिति हो जाएगी। चूँकि बढ़ते क्रम में बताना है तो थाईलैंड ये सबसे लास्ट में रहेगा। चौथा पॉइंट सबसे लास्ट में रहेगा। या तो ए ऑप्शन सही होगा या फिर तीसरा ऑप्शन सही होगा, B और D गलत हो जाएगा। रबड़ उत्पादन में पहला स्थान है थाईलैंड का उत्पादन में, दूसरा स्थान है इंडोनेशिया का, तीसरा स्थान है वियतनाम का, और यहाँ पर चौथा इंपॉर्टेंट है भारत। भारत की स्थिति क्या है? चौथी है। तो यहाँ पे सबसे पहले चौथा हो जाएगा, फिर इंडोनेशिया लगा दीजिए, फिर वियतनाम लगा दीजिए, फिर सबसे लास्ट में भारत। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये मैंने आरोही क्रम बना दिया, आप आरोही में लगा लीजिए। 1324 हो जाएगा, 1324 सी ऑप्शन। चलिए एक और यहाँ पे इजी क्वेश्चन कर लीजिए। राम जन्मभूमि मंदिर, D का 3 लगा दीजिए, हो गया आंसर। बांके बिहारी कहाँ पे है? वृंदावन में है। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पे है? ये मथुरा में है। ठीक है, और काशी विश्वनाथ मंदिर ये वाराणसी में है। तो सुपर इजी क्वेश्चन है। 117 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये SC का सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है, इसके बारे में देखिए। इस तरह की जाति जनगणना को ऑर्गेनाइज किया गया था 1931 में सबसे पहली बार। फिर 1931 के बाद 2011 में इस सेंसस को आयोजित किया गया था। दूसरी बात लिखिए, SC के तहत उल्लिखित सभी डेटा गोपनीय हैं, जबकि जनगणना के तहत सभी जानकारी सार्वजनिक है। ये उल्टा लिखा है, जाति जनगणना का जो भी यहाँ पर डेटा है वो सार्वजनिक रहता है, गोपनीय नहीं रहता है। तभी तो ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है फ़ायदा दे पाएंगे इन लोगों को, उनको चिन्हित करने में, डिपार्टमेंट्स को चिन्हित करने में हेल्प मिलती है। दूसरी बात गलत है, पहली बात सही है। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे बांध और नदी के बारे में बताइए, कौन सा बांध किस नदी पे है? असवान डैम बहुत आसान है। नाइल रिवर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मैप पे भी आपको कई बार दिखाया है, ये नील हो जाएगा। करीबा डैम
ये जाम्बेजी, इसके बारे में कुछ बताएंगे। ग्रैंड कुली ये कोलंबिया रिवर पर, और न्यू रेक डैम ये वक्स रिवर पर है। ठीक, 2143 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन तो हम लोगों ने करके रखे हैं पहले से ही, रिपीटेड क्वेश्चन है। चूँकि डाउन्स हम लोग ऑस्ट्रेलिया पढ़ते रहते हैं, ये ग्रासलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बेल्ट कहाँ पे पढ़ते हैं, बेल्ट साउथ अफ्रीका हो जाएगा। और पुस्टाज जो है ये हंगरी में है, और पंपास और बेसिक सा क्वेश्चन है अर्जेंटीना। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 3 और 1, 24-31। सी ऑप्शन सही है। चलिए इधर देखिए, यहाँ पे कोरल रीफ के बारे में बताइए। कई बार डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इनके बारे में जो एक सामान्य सी बात हम लोग समझते हैं, कोरल क्या होते हैं। कोरल एक प्रकार के जीव होते हैं जिनका सिम्बायोसिस इंटरेक्शन होता है एलगी के साथ। एलगी के अलावा और भी स्पीसीज हो सकती हैं। जब तक कोरल ये जीवित रहते हैं तब तक इनका रंग जो है वो बड़ा कलरफुल होता है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका रंग जो है वो वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। आप लोगों ने कई इमेजेस देखी होंगी तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कोरल भित्तियों की, कोरल्स की, कि ये बहुत सारी स्पीसीज़ को हैबिटेट प्रदान करते हैं, आवास प्रदान करते हैं। जैसे आपने देखा भी सिम्बायोसिस, यहाँ पे इंटरेक्शन देखा। और इसके साथ साथ इनको ओशियन का, महासागर का रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। पहली बात पढ़िए, प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। सही बात है। ये उथले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती हैं जहाँ जल साफ होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये एक इनकी विशेषता है, प्रॉपर्टी है, इसको भी ध्यान रखा करें। बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर राइज होता है तो ये जीवित नहीं रह पाती हैं, और टेम्परेचर कम रहता है तब भी ये जीवित नहीं रह पाती हैं। इनके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है। और तीसरी बात है, अमेजन प्रवाल भित्ति दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, सबसे बड़ी कोरल रीफ है। ये बात गलत है, क्योंकि सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, जो स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न तट पर, पूर्वी तट पर। तीसरी बात गलत हो जाएगी। चौथी बात लिखी है, प्रवाल भित्तियाँ महासागरीय क्षेत्र का केवल 0.1% भाग हैं। ये सुपर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखा कीजिए। ठीक है, 0.1%, ये बात ठीक है। यहाँ पे 1 to 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 to 4। 121 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हाल ही में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर, फंक्शनली लिटरेट पीडीएफ में कवर किया है। आप लोगों ने पढ़ी है ना, आपको ध्यान आ रहा होगा, कवर किया गया है। और इसका करेक्ट आंसर है मंडला, मध्य प्रदेश का जिला है मंडला। कार्यात्मक रूप से साक्षर का मतलब है कि व्यक्ति अपना नाम लिखना जानता है, काउंटिंग करना जानता है, गिनना जानता है, हिंदी भाषा जानता है, या फिर हिंदी भाषा के अलावा जो उनकी रीजनल भाषा है वो जानता है, उस भाषा को वो रीड भी कर लेता है, लिख भी लेता है। ये सारी बातें जो हो जाती हैं तब कार्यात्मक रूप से उसे साक्षर बोला जाता है। क्योंकि मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं, ये आदिवासी की बहुलता है। 122 में पूछा है, उत्तर प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के संदर्भ में बताइए। सीवेज समझते हैं, सीवेज यानी ये जो बड़े बड़े नाले होते हैं, गंदे नाले होते हैं। ट्रीटमेंट मतलब साफ़ सफाई का बहुत बड़ा चैलेंज तो रहता ही है। ज़्यादातर नाले नालियाँ जो हैं वो चौकी रहती हैं, तो इन्हीं के डेवलपमेंट की बात की जा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है तो मार्क करके चलना इंपॉर्टेंट है। इसे 200 करोड़ की लागत से यमुना नदी के किनारे बनाया जाएगा। क्योंकि यमुना नदी के बारे में जानते हैं, सबसे ज़्यादा सीवेज जो डंप किया जाता है इसी नदी में किया जाता है। इसके चलते बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है यमुना रिवर, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो यहाँ पे आपको हर एक बात ध्यान से पढ़नी है। ये बात ठीक है, यहाँ पे यमुना नदी के किनारे ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, लेकिन इतने कम पैसे में नहीं हो पाएगा ये काम। इसके लिए पैसा चाहिए। जो अलॉटमेंट किया गया है वो 583 करोड़ किया गया है, 583 करोड़। ठीक है, इसके चलते गलत हो गया। दूसरी बात है, उत्तर प्रदेश जल निगम और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन दोनों के बीच एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जल निगम है, इसके अलावा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG, इसका जो प्रशासन रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, ये पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दूसरी बात भी यहाँ पे गलत हो गई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 123 यहाँ पे ड्यू के बारे में पूछा है, ड्यू यानी ओस के बारे में। एक चीज़ पढ़ते हैं हम लोग, वाटर वेपर, वाटर वेपर को क्या बोलते हैं, जल वाष्प बोलते हैं। इसी जल वाष्प का आपको संघनन करा देना है, कंडेंसेशन करा देना है, तो ये ओस बन जाएगी।
है ना। कंडेंसेशन के बाद जल वाष्प ओस में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन कंडेंसेशन कहाँ पे होगा? जहाँ पे सतह जो है वो ठंडी रहना चाहिए, है ना। जैसे आप गर्मियों के मौसम में पानी की ठंडी बोतल लेते हैं तो आपने देखा होगा कि जो बोतल रहती है, बोतल की सरफेस रहती है, सरफेस के बाहर बाहर यहाँ पे बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं, है ना। तो ये बूंद है क्या? ये वाटर वेपर ही तो है जो कंडेंस हो गई है। और ये जो वाटर वेपर है ये कहाँ से आई है? ये बाहर की एयर है, ठीक है। बाहर की एयर में जो मॉइस्चर होगी वही वाटर वेपर है। तो जैसे ही इस ठंडे पानी की सतह है, ये जो बोतल है वो ठंडी सतह है ना। तो इसी सतह पर जैसे ही टच होती है वाटर वेपर तो वो कंडेंस हो जाती है और यहाँ पे बूंदें बन जाती हैं। तो पहली बात सही लिखी है, ओस किसी वस्तु की अपेक्षाकृत ठंडी सतह पर जल वाष्प के संघनन से बनने वाली जल की बूंदें हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने एग्जाम्पल से समझ लिया। दूसरी बात लिखी है, क्लाउडी वेदर जो है, क्लाउडी वेदर कंडीशन, मेघ आच्छादित मौसम की स्थिति ओस के निर्माण के लिए प्रतिकूल होती है। इससे आप क्या लॉजिक लगा सकते हैं? देखिए, जब क्लाउडी वेदर रहता है तो आपको पता है क्लाउडी वेदर में अर्थ का जो सरफेस है वो वार्म रहता है, गर्म रहता है। क्योंकि ये जो क्लाइमेट वेदर है, अर्थ की सरफेस से जो हीट निकल रही है इसको वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। ये परावर्तित नहीं हो पाती है, बाहर नहीं निकल पाती हीट। तो आपने यहाँ पे अभी देखा कि ड्यू बनने के लिए, ओस बनने के लिए सतह का टेम्परेचर कम होना चाहिए, ठंडी होनी चाहिए सतह। लेकिन यहाँ पे तो गर्म है सतह, तो नहीं बन पाएगी। तो ये सही बात है, दूसरी बात सही लिखी है। पहली बात भी सही लिखी थी, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कर लेंगे ना। 124 देखिए, यहाँ पे नदी कहाँ से गुजरती है बताइए। गंगा नदी को कहाँ से निकालेंगे? बुलंदशहर, अनूपशहर, बुलंदशहर, सही है। रामगंगा मुरादाबाद और बरेली से निकलती है, ये भी सही है। यमुना को निकाल दीजिए बागपत से। और ये जो सरयू नदी है, सरयू नदी का जो स्ट्रीम लोकेशन है वो अयोध्या है, ठीक है। अयोध्या से ये गुजरती है, सुल्तानपुर से नहीं गुजरती है सरयू नदी। डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, गलत पूछा है। चलिए 125 देखिए, यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम लिखे हुए हैं और बताना ये किस जगह पे एग्जीक्यूट की जाती है। रीज़न यहाँ पे लिखे हुए हैं। झूम के बारे में तो हम लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं, असम में पढ़ते रहते हैं। यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में झूम, ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एग्जीक्यूट की जाती है। पश्चिमी घाट ये गलत लिखा हुआ है। बोल्ट्रे जो है, बोल्ट्रे राजस्थान में एग्जीक्यूट किया जाता है, मध्य प्रदेश में नहीं। पूनम जो है ये भी एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। ये केरल में एग्जीक्यूट की जाती है। यहाँ पे उड़ीसा गलत है, मैं यहाँ पे साइड में लिख भी दे रहा हूँ। ये केरल है, ये राजस्थान है और ये असम लिख दीजिए। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट लिख दीजिए। खिल जो है, खिल, ये सही है, ये हिमालय क्षेत्र में यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। डी ऑप्शन सही है। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। 126 में यहाँ पे एक बड़ा अजीब सा नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है निक्स्टामलाइजेशन तकनीक किसको संदर्भित करती है, किसको रेफ़र करती है। यहाँ पे सीधा रट ही लीजिए, सी ऑप्शन को पढ़िए। मीज़ो अमेरिका के प्राचीन लोगों द्वारा मक्का को फोर्टिफाइड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि को बोलते हैं निक्स्टामलाइजेशन। यानी एक बेसिक सॉल्यूशन हुआ करता था, बेसिक सॉल्यूशन यानी क्षारीय घोल हुआ करता था। इसी क्षारीय घोल में मक्का को यहाँ पे भिगोकर पकाया जाता था, ठीक है, फोर्टिफाइड किया जाता था। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए 127 देखिए, नव स्वीकृत उत्तर प्रदेश जल शुल्क नियमावली 2022 के संबंध में बताइए। इस क्वेश्चन को पूछने का कारण क्या है? इस क्वेश्चन को पूछने का कारण है बी ऑप्शन। लखनऊ और बनारस में इस तरह का ये जो जल का शुल्क था, टैरिफ था, ये पहले कभी लिया नहीं जाता था, लेकिन अब अप्लाई हो गया लखनऊ पर भी और वाराणसी पर भी। इसी के चलते क्वेश्चन पूछा गया। अभी जो न्यूली अप्रूव्ड रूल्स हैं, वाटर टैरिफ रूल्स हैं, इसके अनुसार लखनऊ और वाराणसी से भी अभी जल का शुल्क लिया जाएगा, ठीक है। तो गलत पूछा था ना, यहाँ पे बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो बातें लिखी हैं वो भी पढ़ लीजिए। जल का शुल्क 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देना होगा, ठीक है। जल शुल्क विकास प्राधिकरण के बाहर देय नहीं होगा, ठीक है। वर्तमान निर्मित क्षेत्र से अतिरिक्त निर्माण पर जल शुल्क भी देय होगा, ये भी ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है लखनऊ और वाराणसी के केस में क्या है। 128 देखिए, मध्यमंडल यानी मीजोस्फीयर किस ऊंचाई पर पाया जाता है। ये तो आसान क्वेश्चन है, 50 से
50 से 90 किलोमीटर, डी ऑप्शन। एटमॉस्फेयर की जो लेयर है क्या पढ़ते हैं हम लोग, IMST पढ़ते हैं। टी का मतलब ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, एस का मतलब स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, ये मध्य मंडल मीजोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर और फिर सबसे ऊपर जो है वो एक्सोस्फेयर। चलिए 129 देखिए, साउथ एशिया के निम्नलिखित देशों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये तो महा आसान क्वेश्चन है। सबसे छोटा तो मालदीव हो जाएगा, है ना। नेपाल को आप अच्छा खासा देख रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश के मैप पे ऊपर आपको नेपाल दिखता है। तो पहले नंबर पे नेपाल हो जाएगा, जो सबसे बड़ा एरिया वाइज। ये सबसे छोटा हो जाएगा, चौथे स्थान पर हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे श्रीलंका, दूसरे नंबर पर श्रीलंका और तीसरे नंबर पर भूटान। तो 2 हो जाएगा, इसके बाद 1, फिर 4, फिर 3। ठीक है, 21, 43, बी ऑप्शन। बाकी किसका कितना एरिया है ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, आपने मैपिंग करके रखी है, आप इजीली कर लेंगे। 130 में पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत विमानन के लिए उपयोग की जाती है। यानी ये जो एविएशन पर्पज से हवाई जहाज उड़ते कहाँ हैं, किस लेयर में उड़ते हैं। बहुत पुराना क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर, बी ऑप्शन सही है। 131 में पूछा है व्यास सम्मान, 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया, बताएंगे। डॉक्टर असगर बजाहत को, डॉक्टर असगर बजाहत, सी ऑप्शन सही है। 132 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे फैक्ट आपको यहाँ पे जानना है। राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड 2022 के लिए उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित शिक्षकों में से किसे चुना गया। अगर देश भर की बात करें तो टोटल 46 टीचर्स थे जिनको चुना गया है, ये 46 आपको फैक्ट याद रखना है। और उत्तर प्रदेश से सिर्फ एक इंसान को चुना गया जिनका नाम है खुर्शीद अहमद। खुर्शीद अहमद, इसको भी मैंने PDF पे कवर कराया है। तो यहाँ पे केवल 3 हो जाएगा। हो सकता है इनका नाम लिख के इनका ज़िला पूछ ले, तो आपको ज़िला भी याद रखना, ये देवरिया के हैं, देवरिया के, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये टीचर है। 133 निम्नलिखित में से कौन से बादल सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त रूप से काले होते हैं। जहाँ पे नींबू लिखा है ना, नींबू से याद रखा कीजिए, नींबू में रस होता है। ठीक है, ऐसे इन्हीं बादलों में भी पानी बहुत होता है, यानी बारिश वाले जो पानी होते हैं वो यही होते हैं, नींबू स्ट्रेटस, बारिश इन्हीं बादलों से होती है। 134 निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। ये सब तो अब रट गया होगा यार, कई बार डिस्कस कर चुके हैं ना ये सब तो। वखीरा झील, और इसके बारे में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ये 10वीं रामसर साइट है उत्तर प्रदेश की, है ना। 10वीं रामसर साइट। उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं, 10 ही हैं। ये कुछ अपडेट हो गया है, अगर कुछ अपडेट हुआ होगा तो कमेंट कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में टोटल 10 हैं, टोटल 10 हैं। और जो 10वीं है वो यही है, वखीरा झील, संत कबीर नगर। चलिए, यहाँ पे कीठम झील लिखा है, कीठम झील का दूसरा नाम बताइए जल्दी से। सूर सरोवर। ठीक है, सूर सरोवर इसका दूसरा नाम है। बघेलताल ये बहराइच में है, ये जानना जरूरी है, बहराइच में है। राधा कुंड ये मथुरा में है ना, मथुरा। और सूर सरोवर आप लोग बताइए, मैं यहाँ पे हिंट कर दे रहा हूँ, आगरा में है क्या। अगर मैं सही हूँ तो कमेंट करना। 135 देखिए, आम्रपाली आम की एक किस्म है, ठीक है। यह किसका संकरण है, संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन है। दशहरी और नीलम, है ना, दशहरी और नीलम, बी ऑप्शन सही है। मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नीलम और दशहरी। 136 में हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने मारीजुआना की खेती करने और उसे रखने को वैध घोषित किया। PDF, करंट PDF यहाँ पे कवर्ड है। थाईलैंड करेक्ट आंसर है। मारीजुआना समझ रहे हैं ना, भांग, ठीक है, भांग या फिर गांजा कह लीजिए, गांजा। 137 में देखिए, यहाँ पे हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी रूपल चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। पहली बात यही जानिए, रूपल चौधरी उत्तर प्रदेश की हैं और इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स में, ये एथलीट हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स में अंडर 20 कैटेगरी में इन्होंने मेडल जीता है, कांस्य मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये रहने वाली हैं मेरठ की, ठीक है, मेरठ। इनकी फील्ड याद रखना क्योंकि इनका क्षेत्र भी पूछा जा सकता है कि रूपल चौधरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, मेरठ जिले की, ये किस खेल से संबंधित हैं। तो ध्यान रखना ये एथलीट हैं। और एथलीट में करती क्या हैं, ये दौड़ करती हैं, ठीक है, स्प्रिंट है, स्प्रिंट, धावक।
138 भारत का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है। ये देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। 43% क्षेत्र पर मैदानी भाग है, ठीक है। प्लेन एरिया जो है वो 43% है। चलिए बताइए 139 में एलुवियल सॉइल के बारे में बताइए, जलोढ़ मृदा के बारे में बताइए। एक बात तो हम लोग जानते हैं कि ये बहुत उपजाऊ भूमि होती है ना, फर्टाइल लैंड होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, और इस फसल में लगभग हर एक चीज़ हो ही जाती है। यह मृदा अनाज और दलहनी फसल की खेती के लिए आदर्श है, ठीक है। एलुवियल सॉइल को पूर्वी तटीय मैदानों में देखा जा सकता है। ये कहाँ पे पाई जाती है? जहाँ पे नदियों का जाल होता है ना, नदियों का जाल होता है, मतलब नदियों का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। यहाँ पे ये पूर्वी तटीय मैदान बोल रहे हैं ना, तो पूर्वी तट पे आपको क्या दिखती है? नदियाँ, महानदी दिख रही है, गोदावरी दिख रही है, कृष्णा, कावेरी। तो ठीक है, ये बात भी ठीक है, दोनों बातें सही हो जाएंगी। 140 देखिए, भौगोलिक नामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पामीर का पठार विश्व की छत के रूप में जाना जाता है, सही है। दक्षिण कोरिया को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है, दूसरी बात सही है कि गलत है? दक्षिण कोरिया को नहीं बोला जाता है, ये बात बोली जाती है जापान के लिए, ठीक है। जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोला जाता है जापान को, दक्षिण कोरिया को नहीं। केवल एक सही हो जाएगा। मैपिंग वाली सीरीज पे ये पामीर के पठार, ये बहुत अच्छे से हम लोग किए हैं। पामीर के पठार के बारे में जानते हैं ना कि ये पाँच माउंटेन सीरीज का जंक्शन पॉइंट है, ठीक है, जंक्शन पॉइंट है। 141 रामसर साइट्स वाला क्वेश्चन आ ही गया। अभी टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं? टोटल 75 है। वर्तमान की स्थिति अगर बताएं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 75 में सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो आपको तमिलनाडु याद रखना है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं 14। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, जो हम लोगों ने अभी 10 पढ़ा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो रामसर साइट्स हैं वो ईजी नहीं है। तम्पारा लेक जो है वो उड़ीसा की है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश की है। थाने क्रीक लगा लोगे, ये मिलता जुलता नाम है महाराष्ट्र की भाषा में। और चित्राकुंडी पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु हो जाएगा। अगर सी को आप इस नाम से महाराष्ट्र में मिला देते, यानी सी का वन हो जाता, और सी का वन एक ही ऑप्शन में, तब भी हमें आंसर मिल गया था, ठीक है। तो ये याद रखना, इतनी बातें। 42 है, निम्नलिखित में से किसे तालों का शहर बोला जाता है? तालों यानी ये लॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है। ताले, अलीगढ़ को बोला जाता है। आसान सा क्वेश्चन है। ये बताइए 143 गुल्ली इरोजन अवनालिका पर्दन ज्योग्राफी में पढ़ के रखा होगा। ये सतह पर क्या होता है? मिट्टी में बड़ी बड़ी दरार बन जाती हैं अवनालिका इरोजन में, यानी मिट्टी का कटाव हो जाता है बहुत ज़्यादा। और ये होता किससे है? ये पानी के बहाव से होता है, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपको देखने को मिलेगा खासतौर से मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जो बीहड़ इलाका है, खासतौर से चंबल वाला, है ना, यहाँ पे ये गुल्ली इरोजन बहुत ज़्यादा, गुल्ली इरोजन वाली सरफेस आपको बहुत दिखेगी, ज़मीन बहुत दिखेगी। 144 देखिए, डैम और कुछ प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे, नाम बताइए। माता टीला झांसी, राजघाट भी झांसी, लेकिन ये जॉइंट वेंचर में काम करते हैं। क्योंकि राजघाट की लोकेशन जो है वो ललितपुर के पास है, तो ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। और माता टीला ये झांसी हो जाएगा। और दोनों ही ये डैम जो बने हैं, ये बने हैं बेतवा रिवर पर, बेतवा, माता टीला भी बेतवा। मूसा खड्ड बताइए। मूसा खड्ड ये है कर्मनासा रिवर पर, कर्मनासा रिवर बहती है चंदौली में, ठीक है। और कन्हर बांध, नदी का नाम ही है कन्हर, और ये है सोनभद्र में। तो ये जो सी और डी यहाँ पे नए हैं, तो इनको याद रखना। बाकी राजघाट माता टीला तो आंसर यहाँ पे आसान था, ए का 4 हो जाता और बी का 2 हो जाता, इससे भी हमारा काम बन जाता। 42 कहाँ लिखा हुआ है? 42 ए लिखा हुआ है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 145 देखिए, यहाँ पे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM कार्यक्रम के संदर्भ में बताइए। यहाँ पे जॉइंट लिखा हुआ है, जॉइंट प्रबंधन करना है, तो यहाँ पे ये जो ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं, जॉइंट की बात कर रहे हैं, इनको जोड़ने की बात की जा रही है लोकल कम्युनिटी को, ठीक है, लोकल कम्युनिटी को। बी ऑप्शन में सही लिखा है, सरकार और स्थानीय समुदायों का जॉइंट है, यहाँ पे कंबाइंड एफर्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। 148 भारत गौरव योजना के बारे में बताएं। इस योजना के तहत प्राइवेट ट्रेन चलाई जा रही हैं। भारत की पहली निजी ट्रेन को कहाँ से रवाना किया गया? कोयम्बटूर से, ठीक है, कोयम्बटूर से। इस योजना के अंतर्गत ट्रेन केवल निजी कंपनियों द्वारा ही संचालित की जाती हैं।
ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे जो केवल शब्द लिखा है ये गलत है। निजी कंपनी साथ में है प्लस गवर्नमेंट भी है, IRCTC भी है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। भारत गौरव ट्रेन थीम बेस्ड सर्किट ट्रेन है, ये बात सही है। इस योजना के तहत सर्किट ट्रेन्स चलाई जा रही हैं, दूसरी बात यहाँ पे सही हो जाएगी। बट यहाँ पे गलत पूछा है, ठीक है, गलत पूछा है तो केवल एक होगा, केवल एक सही होगा। चलिए 147 है, भारत की पहली शैक्षिक टाउनशिप स्थापित की जाएगी। इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशनल टाउनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस एजुकेशनल टाउनशिप को स्थापित किया जा रहा है। 148 में पूछा किस नदी को काराकोरम में मृत्यु की नदी के रूप में जाना जाता है, बताइए। रिवर ऑफ डेथ बोलते हैं सियोक रिवर को। अगर बात करें मध्यकाल की तो मध्यकाल में जो व्यापारी लोग होते थे, व्यापारी लोगों को इस रिवर को क्रॉस करना होता था और क्रॉस करने में बहुत सारी मौतें हो जाती थी क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग काम होता था इस नदी को क्रॉस कर पाना। 149 में है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र नेशनल बनाना रिसर्च सेंटर NBRC कहाँ पे है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है त्रिची में, त्रिची यानी तिरुचिरापल्ली जो पड़े हो ना तमिलनाडु में, त्रिची तमिलनाडु में, ये ऑप्शन सही है। 150 देखिए कैस्पियन सागर के साथ सीमा कौन कौन से देश बनाते हैं। इस क्वेश्चन को तो कर लिए हम लोग ना, मैंने आपको एक मैप दिखाया था उस पर डिस्कस किए थे। कैस्पियन सागर को देखिए, कैस्पियन सागर को टच करने वाली कंट्रीज थी 5, जिसमें से एक कंट्री रसिया थी, दूसरी कंट्री अजरबैजान थी, तीसरी कंट्री थी ईरान, ठीक है ईरान, चौथी कंट्री थी कजाकिस्तान और पांचवी कंट्री थी तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पे क्या आपको रिजेक्ट करना है, इराक को हटाना है, ठीक है, चौथे को हटा दीजिए, 1 2 3 हो जाएगा। सॉरी यहाँ जॉर्जिया भी तो लिखा है तो 3 को भी हटा दीजिए, 1 2 हो जाएगा। बाकी मैं मैप लगा दे रहा हूँ तो देख लीजिए। और बताइए कैस्पियन सागर में कौन सी रिवर गिरती है। बोलगा रिवर कैस्पियन सागर में गिरती है। और एक रिवर और है उसका नाम है यूराल के नाम से माउंटेन सीरीज भी आपको मिलेगी और यूराल के नाम से रिवर भी है। तो यूराल और बोलगा ये कैस्पियन सागर में ड्रॉप होती हैं। कर लेंगे। तो ये टेस्ट नंबर 4 दृष्टि का हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। मिलते हैं अगले टेस्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया।